दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21। युग गया अयांश के स्कूल। प्रांशी अयांश के साथ स्कूल में बैठ गई थी और अब उन दोनों की आपस में अच्छी बनने लगी थी। वे दोनों स्कूल में साथ में ही बैठते थे। प्रांशी को स्कूल गए एक हफ्ता बीत गया था। प्रांशी और अयांश क्लास में दोनों एक साथ ही बैठते थे, इसलिए अब उसे स्कूल में जाना अच्छा लगने लगा था। इन दिनों निदान का व्यवहार पंक्ति के साथ कुछ ज्यादातर अच्छा नहीं था। निदान आजकल घर पर देर से आया करता था। वो हर रात शराब पी कर आता था और कोई ना कोई बात पर पंक्ति के साथ मारपीट करता, उसके साथ जबरदस्ती करता था। वो हर रात पंक्ति के साथ जानवरों के जैसे बर्ताव करने लगा था। पंक्ति हर रात टूटती थी और अगली सुबह खुद को जैसे तैसे समेटकर अपनी रोजाना जिंदगी में व्यस्त हो जाती थी। तारांकन। सुबह का समय। युग के विला में युग और अयांश सुबह का नाश्ता कर रहे थे। अयांश जब से स्कूल जाने लगा था तब से अयांश थोड़ा चेंज हो गया था। वो अब अपने काम खुद से करने की कोशिश करता था। युग भी अयांश को खुश देखकर रिलैक्स फील कर रहा था। अयांश अपना नाश्ता करते हुए कहता है, डैड, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगे? युग उसे मना करते हुए कहता है, नहीं अयांश, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। ड्राइवर अंकल तुमको छोड़ने आएंगे। अयांश अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, नो, सबके मम्मा और डैड स्कूल में उनको लेने और छोड़ने आते हैं, बस मैं ही ड्राइवर अंकल के साथ जाता हूँ। युग उसकी बात सुनकर अपनी भौहें उचकाते हुए कहता है, तुमने ये नौटंकी कहाँ से सीखी? इस पर अयांश एक शरारती स्माइल करते हुए कहता है, मेरी दोस्त भी अपनी मम्मा से ऐसे ही अपनी बात मनवाती हैं। युग एक बार फिर से अयांश के मुंह से मम्मा शब्द सुनकर चौंक गया था, लेकिन इस वक्त वो अपनी माँ के बारे में नहीं पूछ रहा। ये सोचकर युग ने राहत की सांस ली और वो अयांश की बात मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आज तुमको स्कूल छोड़ने और लेने आऊंगा, लेकिन मैं रोज नहीं आ सकता। रोज तो तुम्हें ड्राइवर के साथ ही जाना होगा, समझे? अयांश युग की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ता है, ठीक है डैड। इतना कहकर अयांश खुशी खुशी अपना नाश्ता करने लगता है। युग के चेहरे पर भी अयांश को खुश देखकर एक स्माइल आ गई थी। इस तरफ पंक्ति और प्रांशी स्कूल के बाहर ऑटो से उतर रही थी। पंक्ति ऑटो वाले को पैसे दे रही थी और प्रांशी उसके साथ खड़ी थी। तभी प्रांशी की नजर अयांश पर जाती है, जो कि अभी अभी अपनी कार से उतरा था। उसके साथ ही युग भी गाड़ी से बाहर निकलता है। प्रांशी अयांश को देखकर भागते हुए अयांश के पास चली जाती है। इसी तरफ पंक्ति ऑटो वाले को पैसे देकर जैसे ही मुड़कर देखती हैं तो वहां प्रांशी नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन प्रांशी वहां नहीं थी। पंक्ति का दिल जोरों से धकने लगता है। वो आवाज देकर प्रांशी को पुकारने लगती हैं, प्रांशी, प्रांशी बेटा। प्रांशी जब उसकी आवाज सुनती हैं तो वो अपनी माँ को पुकारते हुए चिल्लाती हैं, मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। प्रांशी की आवाज सुनकर पंक्ति दौड़ते हुए उसके पास आने लगती हैं। वहीं युग हैरानी से पंक्ति को देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि इस लड़की का एक बच्चा भी होगा, क्योंकि पंक्ति एक बच्चे की माँ तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। और वो लगती भी कैसे, वो महज 23 साल की ही तो थी। इस उम्र में तो लोग अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, लेकिन पंक्ति की शादी 20 साल में ही हो गई थी और शादी के पहले साल में ही प्रांशी उसके जीवन में आ गई थी। इसलिए पंक्ति बिल्कुल भी एक बच्चे की माँ नहीं जान पड़ती थी। युग पंक्ति को घूर रहा था, तभी पंक्ति की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। पंक्ति प्रांशी के पास आकर उसे डांटने लगती हैं। वो प्रांशी को डांटते हुए कहती हैं, प्रांशी, आप अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैंने मना किया था ना कि रास्ते में इधर उधर भागते नहीं हैं। पंक्ति प्रांशी को डांट ही रही थी कि युग बीच में उसे टोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें बच्ची की इतनी परवाह थी तो तुम्हें अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ना था। युग की आवाज सुनकर पंक्ति का ध्यान उसकी तरफ जाता है। युग ने जानबूझकर ही ऐसा कहा था, क्योंकि उस रात पार्टी में जब युग अयांश को अनजान लोगों से बात करने के लिए डांट रहा था तो पंक्ति ने भी उसको यही कहा था। पंक्ति पलटकर युग को जवाब देते हुए कहती हैं, देखिए, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। युग कुछ कहता उससे पहले ही अयांश पंक्ति से लिपट कर उससे कहता है, पंक्ति। पंक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। वो अयांश से कहती हैं, अयांश बेटा, आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? तभी प्रांशी पंक्ति को जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ मम्मा। अयांश मेरे साथ ही बैठता है। पंक्ति खुश होते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब आप दोनों अपनी क्लास में जाओ, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है? प्रांशी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। वहीं अयांश युग का हाथ पकड़कर कहता है, डैड, आप भी मुझे लेने आओगे ना? युग उसे मना करते हुए कहता है, नहीं अयांश, मैंने कहा था ना, डैड हर दिन तुम्हें लेने और छोड़ने नहीं आ सकते। इस पर अयांश जिद करते हुए कहता है, नो डैड प्लीज, आप आओगे ना? युग अयांश को आंख दिखाते हुए कहता है, अयांश जिद मत करो। तभी पंक्ति फुसफुसाते हुए कहती हैं, खुद को तो बच्चे संभालना आता नहीं है और मुझे समझाने चले हैं, देखो जरा, बच्चे की इतनी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते। हालांकि पंक्ति ने ये धीमे से कहा था, लेकिन युग उसके पास ही खड़ा था जिससे उसने उसकी बात सुन ली थी। युग पंक्ति को घूरता हुआ अयांश से कहता है, ठीक है अयांश बेटा, मैं आज तुमको लेने आ जाऊंगा, अब क्लास में जाओ। युग की बात सुनकर अयांश खुश हो गया और अयांश और प्रांशी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लास में चले गए।
उन दोनों के जाने के बाद युग पंक्ति से कहता है, अभी अभी तुम क्या कह रही थी? पंक्ति अनजान बनते हुए युग को जवाब देती हैं, कुछ भी नहीं। वो इतना कहकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि युग उसकी कलाई पकड़ लेता है। जैसे ही युग पंक्ति की कलाई पकड़ता है, दर्द के मारे पंक्ति की चीख निकल जाती है। ये देखकर युग उसकी कलाई तुरंत छोड़ देता है। पंक्ति अपनी कलाई पर फूंक लगाने लगती है। युग ने जब पंक्ति की कलाई देखी तो उसकी कलाई पर जलने का निशान था। युग को ये देखकर बुरा लगा और वो पंक्ति से माफी मांगते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ चोट लगी है। दरअसल कल देर रात जब निदान घर आया तो पंक्ति किचन में उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। पंक्ति ने गैस के एक चूल्हे पर दाल और दूसरे चूल्हे पर सब्जी गर्म करने के लिए रखी हुई थी। तभी निदान किचन में आया और देर करने के लिए पंक्ति पर चिल्लाने लगा और गुस्से में उसने पंक्ति की कलाई को दाल के गर्म बर्तन में रखकर उसे जलाने लगा। निदान ने बेरहमी से करीब 5 मिनट तक उसने पंक्ति का हाथ यूं ही गर्म बर्तन से जलाए रखा। पंक्ति दर्द से तड़प रही थी। उसके बार बार माफी मांगने के बाद कहीं जाकर निदान ने उसका हाथ वहां से हटाया था। युग को उसकी कलाई पर इतना जला हुआ निशान देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उसकी कलाई पकड़कर उसे गौर से देखने जा ही रहा था कि पंक्ति ने अपना हाथ छुपा लिया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। युग उसे इस तरह जाते देख हैरानी से कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। पंक्ति के बारे में सोचते हुए युग खुद से ही कहता है, क्या अजीब लड़की है, कभी किसी भी चीज का सीधा जवाब क्यों नहीं देती है। यही सब सोचकर युग भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। एपिसोड 22। अयांश अपनी मां के पास गया। युग अयांश को स्कूल छोड़कर ऑफिस आ गया था। आज युग की इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए वो उस मीटिंग की तैयारी करने में व्यस्त था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और एक शख्स केबिन के अंदर आ जाता है। युग को लगा कि अर्नव आया है, इसलिए युग उस तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि युग के केबिन में बिना इजाजत के अर्नव के सिवा कोई नहीं आ सकता था। कुछ देर वो शख्स बिना बोले वहीं खड़ा था। युग बिना उसकी तरफ देखे कहता है, अब बोलेगा भी, क्या काम है। तभी युग के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है, क्यों, क्या मैं बिना काम के तुम्हारे पास नहीं आ सकती। किसी लड़की की आवाज सुनकर युग अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि सेलिना खड़ी थी। युग अपनी दोनों भौहें उठाते हुए सेलिना से सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेलिना अपनी कातिलाना मुस्कान बिखरते हुए उससे कहती हैं, उफ़ युग, ये कैसा सवाल है, मैं यहाँ क्या करूंगी, ऑफकोर्स मैं तुमसे मिलने आई हूँ। युग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरे केबिन में बिना मेरी इजाजत के कोई आए, मुझे ये पसंद नहीं है, जस्ट गेट आउट। युग ने गेट आउट गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा था। युग की ऐसी टोन सुनकर सेलिना का मुंह छोटा सा हो गया, लेकिन युग को लड़कियों पर कहाँ कभी रहम आता था। उसे तो लड़कियों से सख्त नफरत थी, इसलिए वो अपने आसपास किसी लड़की को भटकने तक नहीं देता था। सेलिना कुछ कहती उससे पहले ही युग उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, निकलो यहाँ से। बेचारी सेलिना का मुंह ही उतर गया था। उसकी इतनी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की थी। वो जहां जाती लड़के उसके आगे पीछे भंवरों की तरफ मंडराते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफें किया करते थे, लेकिन ये युग मल्होत्रा एकलौता ऐसा शख्स था जो उसे एक नज़र ढंग से देखता तक नहीं था। युग की यही बात सेलिना को उसकी ओर ज्यादा आकर्षित करती थी। पहले युग मल्होत्रा से शादी वो उसके पेरेंट्स के वजह से करना चाहती थी, लेकिन अब युग मल्होत्रा उसकी जिद बन चुका था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो युग के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए उससे कहती हैं, युग, मुझे बस तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। दरअसल तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। हालांकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम पार्टी वाली रात में मेरे अयांश को अकेले छोड़ के जाने की वजह से नाराज हो, जो कि जायज है। तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि अयांश तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसकी फिक्र होना जायज है। मगर एक बार क्या तुम मेरे नजरिए से सोचकर नहीं देख सकते कि मैं इस एहसास से अब तक अनजान हूँ, जिस वजह से हो सकता है कि एक बच्चे को कैसे संभालते हैं वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये सीखना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैं अयांश से मिली हूँ मैंने खुद में एक बदलाव को महसूस किया है। अयांश का नाम लेने पर युग सेलिना की बात को ध्यान से सुनने लगता है। सेलिना थोड़ी भावुक होकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, मैं अपने दिल में अयांश के लिए ममता को महसूस कर पा रही हूँ। पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इसलिए अयांश को अपना रही थी, लेकिन अब मैं अयांश के लिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं अयांश के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूँ। युग सेलिना की बात पर गौर करने लगता है, मगर वो उसे कुछ कहता नहीं है। लेकिन सेलिना अच्छे से समझ रही थी कि कहीं ना कहीं युग उसकी इस बात से शादी के लिए तैयार हो सकता है, इसलिए वो फिर से आगे युग को कहती है, युग, मैं तुम पर किसी का दबाव नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो वो अयांश को ध्यान में रख कर लो। सेलिना की बातें इतनी गहरी थी कि एक पल को युग भी उसकी बातों में आकर सोचने लगा था। तभी युग के केबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। युग की सेक्रेटरी शलाका केबिन के दरवाजे पर खड़ी थी। युग उसे अंदर आने का इशारा करता है। शलाका अंदर आकर युग से कहती हैं, सर 5 मिनट में आपकी मीटिंग है, सब मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। शलाका की बात सुनकर युग अपनी चेयर पर से खड़ा होता है। शलाका युग के टेबल पर रखी फाइल हाथ में पकड़ लेती हैं। शलाका बहुत टाइम से युग के साथ काम करती थी, इसलिए वो युग के काम करने के तरीके से वाकिफ थी, जिस कारण युग के बिना कुछ कहे वो जान जाती थी कि उसे क्या करना है। युग बाहर जाते हुए रुककर एक नज़र सेलिना की तरफ देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है। शलाका भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। सेलिना वहीं केबिन में खड़ी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराने लगती हैं, आखिर कब तक मुझसे भागते फिरोगे युग, देखना जल्द ही मैं तुम्हें मेरे पीछे दीवाना बना दूंगी, तब तुम्हारा ये एरोगेंस खत्म हो जाएगा और तब तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे। तुम मेरी जिद बन चुके हो युग, और बचपन से मैंने मेरी हर एक जिद को पूरा किया है। उद्धरण चिन्ह।
इसी के साथ वो भी युग के केबिन से बाहर निकल जाती हैं। तारांकन। शाम होने को थी। आज युग ने अयांश को प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्कूल से लेने आएगा, लेकिन मीटिंग की वजह से उसे आने में देरी हो गई थी। युग इसलिए तेज गाड़ी चलाकर अयांश की स्कूल में पहुंचता है। वो जल्दी से गाड़ी पार्क करके तेज कदमों के साथ अयांश की क्लास की तरफ जाने लगता है। वो अयांश की क्लास में पहुंचता है तो वहां उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। वो हैरान होकर अयांश को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो कॉरिडोर में जाता है, वहां से एक टीचर गुजर रही थी। वो उसे रोककर अयांश के बारे में पूछते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? वो यही नर्सरी में पढ़ता है, उसका नाम अयांश मल्होत्रा है। वो टीचर अयांश के क्लास में कभी कभी पढ़ाया करती थी, इसलिए वो अयांश को जानती थी। वो टीचर युग को जवाब देते हुए कहती हैं, अयांश मल्होत्रा, वो तो अपनी माँ के साथ चला गया। टीचर के मुंह से अयांश की माँ के बारे में सुनकर युग को एक झटका सा लगा। उसे पहला ख्याल मालिनी के बारे में आया। वो सोच में पड़ जाता है, क्या सच में मालिनी अयांश को यहाँ से लेकर गई हैं? लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि मालिनी ने आज तक कभी अयांश की कोई खबर नहीं ली है, तो अब वो यहाँ क्यों आएगी? क्या अयांश को कोई उसकी माँ के नाम से कहीं और ले गया है? कहीं उसके कोई दुश्मन ने अयांश को किडनैप तो नहीं कर लिया होगा? वो उस टीचर पर गुस्सा होते हुए कहता है, आर यू मैड? अयांश की कोई माँ नहीं है, तो आप लोगों ने उसे किसके साथ भेज दिया? युग के दिमाग में बस यही सारे ख्याल चल रहे थे। वो सोच में पड़ गया कि आखिर अयांश को कौन लेकर जा सकता है। वो सारे स्कूल में अयांश को ढूंढता फिर रहा था। स्कूल से कहाँ गया अयांश? क्या सच में अयांश की माँ उसे ले गई या किसी दुश्मन की है ये साजिश? जानने के लिए जुड़े रहे पॉकेट नॉवेल के साथ। एपिसोड 23, युग और पंक्ति की बहस। युग जब अयांश को स्कूल से देरी से लेने पहुंचा तब उसकी मीटिंग की वजह से उसे वहां जाने में देर हो गई। जब युग अयांश की क्लास में जाकर देखा है तो अयांश की क्लास में कोई भी बच्चा नहीं था। वह वहां से गुजर रही है। उसकी एक टीचर से पूछता है तो उसके टीचर उसे बताती है कि अयांश उसकी माँ के साथ चला गया है। ये सुनकर युग हैरान हो जाता है कि आखिर अयांश की माँ यहाँ क्यों आएगी। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल घूमने लगते हैं। वह पागलों की तरह इधर उधर स्कूल में अयांश को ढूंढने लगता है। वह कॉरिडोर से जल्दी से अपने तेज कदमों के साथ स्कूल के बाहर बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र स्कूल के प्लेग्राउंड में जाती है। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने देखा कि उन बच्चों में अयांश भी था। अयांश को सही सलामत खेलते देखकर युग के जान में जान आई। वह भागता हुआ तेज कदमों के साथ अयांश के पास पहुंच गया। वहां अयांश के साथ प्रांशी भी खेल रही थी। वहीं उन दोनों के पास में ही पंक्ति खड़ी थी। पंक्ति को वहां खड़े हुए देखकर युग को उस पर गुस्सा आता है। युग को ये लगने लगा कि पंक्ति अयांश को किडनैप करना चाहती है, इसलिए वो पंक्ति की बांह को पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाने की? किसने बोला तुम्हें उसकी मां बनने के लिए? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं, समझी? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए अमीर घर के बच्चों को उठाकर किडनैप कर लेती है। युग के मुंह से अपने लिए इतनी करनी बात सुनकर पंक्ति को अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ देर तो उसके दिमाग में यही सोचने की कोशिश करती है कि आखिर यह आदमी उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्या किया। लेकिन कुछ पल बाद भी जब युग उसे भला बुरा कहता ही रहता है तो वह युग को अपना हाथ दिखाकर उसे कहती है, आपका दिमाग खराब है क्या? आप खुद को समझते क्या हैं? पहले जाकर अपने बच्चे का ख्याल रखना सीखिए, उसके बाद किसी और पर उंगली उठाएगा। पैसों से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, समझे? लोग सही कहते हैं, एक पिता कभी भी मां का जैसे अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता, और आपको देखकर ये बात बिल्कुल सच लगती है। इतना कहकर पंक्ति प्रांशी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती हैं। पंक्ति का जाते ही अयांश उसे पीछे से आवाज देकर रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, पंक्ति रुको। पंक्ति अयांश पंक्ति को रोकने की कोशिश करता हुआ उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन युग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। युग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अयांश तुम ऐसे ही किसी अनजान लोगों के साथ क्यों जाते हो? तुमको मैंने कितनी बार मना किया है ना? उद्धरण चिन्ह। अयांश अपनी सफाई देते हुए कहता है, डेड मैं अनजान लोगों का साथ कहाँ था? मैं तो पंक्ति का साथ था, और मैं तो पंक्ति को जानता ही हूँ। अब युग अयांश को क्या समझाता, लेकिन अयांश युग को सवाल करते हुए कहता है, लेकिन डेड आपने पंक्ति को क्यों डांटा? उद्धरण चिन्ह। युग हैरानी से अयांश की ओर देख रहा था। उसे यही सोचकर हैरानी हो रही थी कि अयांश हमेशा उस लड़की पंक्ति की इतनी तरफदारी क्यों करता है। अयांश युग को आगे कहता है, सारे बच्चे का पेरेंट्स उनको लेने आ गए थे, सिर्फ आप ही नहीं आए थे, इसलिए मुझको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। फिर पंक्ति आई। पंक्ति ने ही मुझको चुप करवाया था और आपने उसको ही डांट दिया। असल में पंक्ति प्रांशी को स्कूल से लेने के लिए आई थी, लेकिन युग अभी तक अयांश को लेने नहीं आया था, जिस वजह से अयांश उदास हो गया था। जब पंक्ति प्रांशी को लेने आई तो अयांश जोर जोर से रोने लगा और पंक्ति का साथ जाने की जिद करने लगा। अयांश को उसकी क्लास टीचर ने भी मना किया, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। आखिरकार पंक्ति को अयांश का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता और पंक्ति उन दोनों की क्लास टीचर से बात करके थोड़ी देर यहीं स्कूल में बने प्लेग्राउंड में अयांश और प्रांशी को थोड़ी देर, जब तक कि अयांश को कोई लेने नहीं आता तब तक खेलने देने के लिए इजाजत मांगती हैं। अयांश की क्लास टीचर भी पंक्ति की बात मान जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफी बार अयांश को पंक्ति के साथ हंसते खेलते देखा था और पंक्ति स्कूल में ही थी, इसलिए उन्होंने अयांश और प्रांशी को प्लेग्राउंड में खेलने की परमिशन दे दी थी। पंक्ति भी वहीं बेंच पर बैठ जाती हैं। प्रांशी और अयांश दोनों वहां खेलने लगते हैं। वहीं जब सारे बच्चे चले गए तो अयांश की क्लास टीचर भी वहां से चली गई थी। कॉरिडोर में युग को जो टीचर मिली थी, उन्होंने अयांश को पंक्ति का साथ जाते देख रखा था, इसलिए उस टीचर ने युग से कहा था कि अयांश अपनी मां का साथ चला गया है। अयांश को बात सुनकर एक पल के लिए युग को यह एहसास हुआ कि उसने पंक्ति को बेकार में ही डांट दिया।
उसे पंक्ति को इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाते हुए कहता है, लेकिन वो क्यों मेरे बेटे के आसपास रहती हैं? अगर वो मेरे बेटे से दूर रहती तो मुझे गलतफहमी नहीं होती। ये युग मल्होत्रा था, द एरोगेंट युग मल्होत्रा, जिसके सीने में दिल नहीं था, जो लड़कियों के नाम से ही नफरत करता था। भला वो क्यों किसी लड़की के लिए नर्म दिल बनता? युग अपने गॉगल्स अपनी आंखों में चढ़ता है और अयांश का हाथ पकड़कर उसे स्कूल से बाहर ले जाने लगता है। वहीं पंक्ति भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए प्रांशी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जा रही थी। इस वक्त पंक्ति युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन खुद से कहती है, कैसा इंसान है ये, जब भी देखो अपने मुंह से आग उगलते रहता है। अरे बच्चे का ख्याल तो रख नहीं सकता? कौन सा बाप अपने बच्चे को इतनी देर से लेने आता है? उल्टा उसे आदमी को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने उसे बच्चे का अब तक क्या रखा, पर नहीं, पर ये तो उल्टा मुझे ही डांट रहा है, बदतमीज कहीं का। यही सब सोचते हुए पंक्ति सड़क पर आ जाती हैं और ऑटो रोकने की कोशिश करने लगती हैं। आज उसे देर हो गई थी, क्योंकि वो काफी देर तक अयांश के लिए वहीं रुकी हुई थी। अब उसे चिंता होने लगी थी कि अगर कहीं निदान आज घर टाइम पर पहुंच गया और उसको पंक्ति घर पर नहीं दिखी तो निदान उसे फिर परेशान करेगा। यही सोच सोचकर उसे टेंशन हो रही थी, लेकिन उसे घर जाने के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रही थी। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की रेंज रोवर आकर रुकती है। उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है। उस गाड़ी में युग बैठा हुआ था। हालांकि युग पंक्ति के सामने नहीं देखता, वो बस अपने काले चश्मे लगाए सामने की ओर देख रहा था। लेकिन उसके पीछे की सीट पर से अयांश पंक्ति को पुकारते हुए कहता है, पंक्ति आप मेरे साथ चलो, मेरे डैड आपको और प्रांशी को घर छोड़ देंगे। अयांश की बात सुनकर पंक्ति एक नज़र गुस्से से युग को देखती है और अयांश को मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं बेटा, हम खुद से घर चले जाएंगे, आप जाओ। अयांश पंक्ति को मनाते हुए कहता है, पंक्ति प्लीज आ जाओ ना। प्रांशी भी उसकी मम्मा का हाथ खींचते हुए कहती हैं, मम्मा मुझे भी अयांश के साथ जाना है, चलो ना प्लीज। पंक्ति प्रांशी को मना कर देती है, लेकिन इस पर प्रांशी अपनी रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, मम्मा मुझे घर जाना है। पंक्ति उसे समझाते हुए कहती है, बेटा हम ऑटो से चले जाएंगे। तभी उसके कानों में युग की एरोगेंट आवाज सुनाई पड़ती है, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वैसे भी इस टाइम तुमको यहाँ से कोई ऑटो नहीं मिलने वाली। पंक्ति भी युग को उसी लहजे में जवाब देते हुए कहती है, हमें देर भी आपके वजह से ही हुई है, अगर आप अयांश को टाइम पर लेने आते तो ये नहीं होता। इस वक्त युग को इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक युग से किसी लड़की ने इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन पंक्ति सही ही तो कह रही थी। अगर वो अयांश को लेने के लिए टाइम पर आ जाता तो ये माँ बेटी टाइम से अपने घर पहुंच जाती। इस बार गलती युग की तो थी, लेकिन एरोगेंट युग मल्होत्रा कहाँ ऐसे अपनी गलती मानने वाला था। वो अपने उसी अंदाज में पंक्ति से कहता है, देखो सोच लो, अगर तुम्हें आना है तो गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो रात भर यहीं ऑटो का इंतजार करती रहना। पंक्ति युग की बात सुनकर सोचने लगती है, अगर सच में कोई ऑटो नहीं मिली तो वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाएगी, और अगर कहीं निदान उससे पहले घर आ गया फिर तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और प्रांशी भी थक गई थी, इसलिए यही सोचकर वो अयांश की तरफ देखकर उससे कहती हैं, अयांश बेटा आप कह रहे हो इसलिए हम आपके साथ चलते हैं। अयांश तो ये सुनकर खुश हो जाता है। पंक्ति और प्रांशी दोनों ही अयांश के पास की सीट पर बैठ जाते हैं। युग फ्रंट मिरर से एक नज़र पंक्ति को देखता है और फिर गाड़ी चला देता है। क्या होता है आगे जानने के लिए जुड़े रहे पॉकेट नॉवेल के साथ। एपिसोड 24 निदान का जुल्म। अयांश के कहने पर पंक्ति और प्रांशी युग के कार में बैठ चुके थे। पंक्ति अपने घर के कुछ दूरी पर ही युग को उन्हें वहीं छोड़ने के लिए कह देती है। युग भी उन दोनों को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। शाम ढल चुकी थी, रात होने को आई थी। यहाँ युग के विला में युग अपने कमरे में था। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का मग था। इस वक्त युग ने एक ग्रे कलर की कैजुअल टी शर्ट और ट्रैक पहना हुआ था। उसके बाल हमेशा की तरह सलीके के साथ सेट किए हुए थे। युग अपनी बालकनी में खड़ा उसके साथ आज हुई बातों के बारे में सोच रहा था। उसे रह रहकर पंक्ति की वही बात याद आ रही थी। आज शाम जब वो अयांश को स्कूल से लेने के लिए देरी से पहुंचा तब उसने गलत फहमी में आकर पंक्ति को काफी भला बुरा सुना दिया था। वहीं पर पंक्ति ने उससे कहा था कि एक पिता अपने बच्चे का ख्याल उसकी माँ की तरह कभी नहीं रख सकता। पंक्ति की कहीं ये बात युग को से कहीं ना कहीं दिल में चुभ सी गई थी। हालांकि युग को कभी किसी की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पंक्ति के कहे एक एक शब्द जैसे उसके कानों में चुभ रहे थे। वो चाहते हुए भी उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। युग काफी देर तक किसी गहरी सोच में डूबा रहता है। फिर कुछ देर बाद वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक नंबर मिलाता है। एक ही रिंग में सामने से फोन रिसीव हो जाता है। उस शख्स के फोन उठाते ही युग अपनी एरोगेंट आवाज में उस शख्स से कहता है, मुझे कल तुमसे मिलना है, कल दिन में 3 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। इतना कहकर युग कॉल काट देता है। तारांकन, मुंबई का नाइट बार कसीनो। शहर में रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मुंबई शहर कहाँ सोता है। यही नाइट बार कसीनो की चहल पहल तो रात की चांदनी के बाद ही शुरू होती थी। इस क्लब में आने वाले लगभग सभी लोग शराब के नशे में मदमस्त हुए झूम रहे थे। वहीं कुछ लोग कसीनो में जुआ खेलने में लगे पड़े हुए थे। वहीं एक टेबल पर निदान अपने दोस्तों के साथ बैठा जुआ खेल रहा था। उसके हाथ में ताश के पत्ते थे, जिन्हें वो अपने चेहरे के सामने एक लाइन में जमा कर देख रहा था। उस टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे। वो सारे भी अपने अपने पत्ते देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बाकी तीनों की ओर देखते हुए कहता है, मेरी तरफ से 10। इतना कहकर वो आदमी अपने पास रखे हुए कॉइन्स में से 10 कॉइन्स आगे बढ़ा देता है। उसके पास में ही दूसरा आदमी था, वो भी अपने 20 कॉइन आगे बढ़ा देता है। तीसरा आदमी तरुण था, जो निदान के ऑफिस में काम करता था, साथ ही साथ निदान का एक अच्छा दोस्त भी था। वो भी अपने 10 कॉइन बढ़ाते हुए कहता है, भाई मेरी किस्मत आज इतनी अच्छी नहीं है।
उसके बाद निदान की बारी आती है। निदान खुश होते हुए अपने 50 कॉइन को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। वहीं तरुण अपनी भौहें उचकाते हुए निदान के कंधे पर टेप करता हुआ कहता है, वाह मेरे दोस्त, अब आएगा ना असली मजा। फिर तरुण उसके सामने बैठे हुए शख्स को अपनों आंखों से कुछ इशारा करता है। उसका इशारा पाकर मुस्कुराते हुए उस शख्स ने अपने सारे कॉइन्स सामने की तरफ कर दिए, फिर सबकी ओर देखता हुआ कहता है, लेट्स शो योर कार्ड्स। ये शख्स मनोहर शर्मा था, इंडस्ट्रीज का जाना माना बिजनेस टाइकून था। एक एक करके वहां बैठे सभी लोग अपने अपने कार्ड्स शो करने लगते हैं। निदान भी खुश होकर अपने पत्ते नीचे रख देता है। निदान के पास एक बादशाह और 2 रानी थी। निदान अपने पत्ते दिखाकर खुश होता हुआ अपने दोनों हाथों से सारे कोइंस को अपनी तरफ लेने लगता है, लेकिन तभी मनोहर उसके हाथ को रोक लेता है। मनोहर के ऐसा करने से निदान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मनोहर उसकी तरफ एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए अपने पत्ते दिखाता है। मनोहर के पास 3 इक्के थे, इसी के साथ ये बाजी मनोहर जीत चुका था। मनोहर हंसते हुए सारे कोइंस को अपनी तरफ खींच लेता है। निदान का तो मुंह देखने लायक हो गया था, क्योंकि उसने अपने सारे कोइंस इस बाजी पर लगा दिए थे। अब तो उसके पास और ज्यादा पैसे भी नहीं थे। वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, शिट यार, आजकल मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तरुण उसे सांत्वना देते हुए कहता है, कोई नहीं दोस्त, ये सब तो चलता रहता है, क्यों मनोहर। मनोहर भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ निदान, इस गेम में हार जीत तो लगी ही रहती है, उसमें सोचना कैसा। चलो आज की ड्रिंक मेरी तरफ से, चलो एंजॉय करते हैं। निदान आजकल रोज रात को ही क्लब में जुआ खेलने और शराब पीने लगा था। वो रात तक ऐसे ही क्लब में बैठा रहता है। फिर देर रात घर आता। घर आने पर वो कभी पंक्ति के साथ जोर जबरदस्ती करता, तो कभी उसे मारता पीटता था। पंक्ति को निदान का ये रवैया समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले निदान रोज रोज शराब नहीं पीता था, ना ही रोज घर देर से आया करता था। आजकल तो निदान ने घर पर पैसे देना भी बंद कर दिया था। वो तो पंक्ति आसपास के लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिस वजह से उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। आज भी रात के 1 बजने को आए थे, लेकिन निदान घर नहीं आया था। पंक्ति सोफे पर ही उसका इंतजार करती हुई सो चुकी थी। तभी घर की डोरबेल बजती है। रात के सन्नाटे में डोरबेल की आवाज इतनी गूंज रही थी कि पंक्ति की नींद टूट गई और वो झट से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती हैं। पंक्ति दरवाजा खोलती है। सामने निदान खड़ा हुआ था। उसकी आंखें नशे में झूम रही थी। उसके मुंह से तेज शराब की गंध आ रही थी। निदान लड़खड़ाया हुआ अंदर आता है। पंक्ति दरवाजा बंद करती है। निदान शराब के नशे में कोई सा गाना गुनगुनाते हुए पंक्ति पर लग जाता है। पंक्ति उसे अपना चेहरा दूसरी ओर फेर कर कहती है, निदान आजकल आप रोज ही शराब क्यों पीते हैं, क्या हुआ? क्या आपको कोई परेशानी है? आप मुझसे कहते क्यों नहीं? पंक्ति हर रोज निदान के शराब पीकर आने से परेशान हो गई थी। साथ ही आजकल तो घर पर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था, इसलिए उसे आज ना चाहते हुए भी निदान से पूछना पड़ा। निदान नशे में ही अपनी लड़खड़ाती आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मेरी परेशानी तू है, तेरी वो बेटी है, गवार औरत। तेरे घर वालों ने तुझे फ्री में ही मेरे गले में बांध दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली मुझे तेरे बदले समझी। ऊपर से तूने मुझे औलाद में भी क्या दिया, लड़की। क्या करूंगा मैं इस लड़की का? ये कमाएगी मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति को ये सुनकर निदान की सोच पर घिन आ रही थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि निदान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन निदान कहाँ इतने में रुकने वाला था। वो तो पंक्ति को आगे भला बुरा सुनाना चालू रखता है। जब से मेरी जिंदगी में तू आई है, तब से मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया है। तेरी वजह से ही मैं बार बार जीती हुई बाजी हार जाता हूँ। साली पनौती कहीं की। उसका कहना काफी नहीं था कि उसने पंक्ति को मारना चालू कर दिया। उसने पंक्ति को कई चांटे मारे। पंक्ति उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन निदान उसे मारता ही रहा। जब इतने में भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पंक्ति के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ वहीं हाल में जबरदस्ती करने लगा। रात के जाने किस पहर पंक्ति संभली होंगी, वो पंक्ति जानती हैं या उस काली रात की चांदनी। एपिसोड 25 स्कूल में हुई लड़ाई। अगले दिन युग अपनी केबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है। वो लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए फोन रिसीव करता है। सामने से कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर युग सिर्फ इतना ही कहता है, अंदर भेज दो उसे। इतना कहकर युग फोन का रिसीवर नीचे रख देता है। थोड़ी देर में युग के केबिन का दरवाजा नॉक होता है। युग उसे अंदर आने के लिए कहता है। युग के कहने पर वो शख्स अंदर आता है। सैंडल की टक टक सुनकर युग का ध्यान उस ओर गया। वहां सेलिना थी। युग उसे बैठने का इशारा करता है। ये इशारा पाकर सेलिना सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है। ये सेलिना ही थी जिसे कल रात को युग ने कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। सेलिना मुस्कुराते हुए युग से कहती हैं, हाय युग, कैसे हो? युग उसकी बात को इग्नोर करके सीधे काम की बात पर आता है। युग अपनी रोबदार आवाज में सेलिना से कहता है, कल तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ अयांश के खातिर मुझसे शादी करना चाहती हो, राइट? सेलिना खुशी से उसकी बात में हामी भर देती हैं। युग एक बार फिर उससे सवाल करते हुए कहता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सेलिना उसको जवाब देते हुए कहती हैं, इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि एक माँ और बच्चे के रिश्ते में होती है। सेलिना की बात सुनकर युग एक सार्कास्टिक सी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं उस रात देख ही चुका था। युग की व्यंग भरी बात सुनकर सेलिना का मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर पछतावे के भाव लाकर युग से कहती हैं, उस दिन के लिए आई एम सॉरी युग। मैं समझ सकती हूँ कि उस दिन मेरा पार्टी में अयांश को अकेले छोड़कर जाने के कारण तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें अयांश के लिए एक बेहतर माँ बनकर दिखाऊंगी।
सेलिना की बातें सुनते हुए युग अपनी उंगलियों के बीच पेन फंसाकर उससे खेल रहा था। उसे सेलिना की बातों पर कहीं ना कहीं शक था, फिर भी वो उसे अयांश को संभालने का एक मौका देना चाहता था, क्योंकि कल जब पंक्ति ने युग को ये कहा था कि एक पिता अपने बच्चे का ध्यान उसकी माँ की तरह नहीं रख सकता है, ये बात युग के मन में घर कर गई थी। इसलिए उसने आज यहाँ पर सेलिना को बुलाया था, क्योंकि कल जब सेलिना ऑफिस में आई थी तब उसने कहा था कि उसे सिर्फ अयांश के लिए ही उससे शादी करनी है। सेलिना की इस बात पर गौर करके युग ने सेलिना को यहाँ पर बुलाया था। युग अपनी बात को सेलिना के सामने रखते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें अयांश की मां बनने का एक मौका दूं तो तुम खुद को कैसे साबित करोगी। एक पल को युग की बात सुनकर सेलिना को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। आखिर यही तो वो चाहती थी, उसने भी तो यही सोचा था कि एक बार अयांश के बहाने ही सही कम से कम वो युग की वाइफ बनकर युग की जिंदगी में आ जाए। बस फिर क्या, फिर तो वो अपनी कातिलाना अदाओं के सहारे किसी भी लड़के को अपने बस में कर लेती हैं। तो ये युग मल्होत्रा क्या चीज है, यही सोचकर उसने युग से कल वो सारी बातें कही थी। युग सेलिना के जवाब का इंतजार कर रहा था और सेलिना थी कि अपने ख्यालों में ही सपने सजाने में खोई हुई थी। काफी देर तक जब सेलिना जवाब नहीं देती तो युग कुछ जोर से खटकी आवाज के साथ अपने हाथों की पेन को टेबल के ऊपर रहता है, जिसकी आवाज सुनकर सेलिना होश में आती है। वो कुछ हड़बड़ाते हुए अपनी बात कहते हुए युग से कहती है, हाँ युग, अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो उसमें मैं अयांश का पूरा ध्यान रखूंगी, बिल्कुल एक माँ की तरह उसके साथ रहूंगी। सेलिना की बात सुनकर युग कुछ सोचता है। कुछ देर तक सोचने के बाद युग सेलिना से कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक महीने के लिए अयांश का ध्यान रखना होगा। अगर अयांश को तुम्हारा साथ कंफर्टेबल लगने लगेगा तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सेलिना को तो जैसे युग की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो युग से सवाल करती हुई दोबारा से पूछती हैं, क्या कहा युग, तुम मुझसे शादी करोगे। युग अपने उसी एरोगेंट लहजे में सेलिना से कहता है, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, तुम्हारे पास पहला और आखिरी मौका है। कल से अगर तुम चाहो तो अगले एक महीने के लिए मेरे विला में आकर रुक सकती हो। ये सुनकर तो सेलिना को ऐसा लग रहा था कि मानो हवा में ही उड़ रही हो। वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए उससे कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। युग का इतना रूडली व्यवहार सेलिना को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है युग, तो कल मैं तुम्हें तुम्हारे विला में मिलती हूँ, बाय। इतना कहकर सेलिना युग के केबिन से बाहर चली जाती हैं। तारांकन स्कूल में प्रांशी और अयांश में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों में अयांश ज्यादा शरारती था, वहीं प्रांशी ज्यादातर शांत ही रहा करती थी। प्रांशी को किसी भी अनजान लोगों से डर लगता था। पूरी स्कूल में उसका एक ही दोस्त था, वो था अयांश। अयांश भी प्रांशी के साथ ही रहता था। आज क्लास के सभी बच्चे एक्टिविटी एरिया में थे। आज मैडम ने सभी को अलग अलग तरह के शेप बनाने के लिए दिया था। सभी बच्चे अपने क्ले को लेकर शेप बना रहे थे। अयांश और प्रांशी भी दोनों साथ में बैठकर मोल्डिंग क्ले से अलग अलग शेप बना रहे थे। ज्यादातर वो दोनों साथ ही बैठा करते थे। तभी वहां एक दूसरा लड़का आता है, उसका नाम देवांग था। वो प्रांशी के पास जो स्टार वाला शेप था उसको लेते हुए कहता है, मुझे ये स्टार शेप चाहिए, तू ये मुझे दे दे। अचानक से उसके हाथ से शेप छीनने पर प्रांशी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन अयांश अपनी जगह पर खड़े होकर उसे मना करते हुए कहता है, ओए देवांग, ये स्टार वाला प्रांशी का शेप है, मेम ने उसको दिया है, तू वापस दे दे। अयांश के ऐसा कहने पर देवांग उसे मना करते हुए कहता है, नहीं दूंगा, अब ये मेरा है। देवांग क्लास का बदमाश लड़का था। वो किसी ना किसी तरह से सभी बच्चों को परेशान करता ही रहता था। कभी किसी बच्चे की कोई चीज ले लेता या फिर कभी किसी बच्चे का नाश्ता खा जाता था। सभी बच्चे देवांग से डरते थे। प्रांशी भी देवांग से डरती थी, इसलिए वो अयांश के पीछे जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। अयांश को देवांग पर गुस्सा आता है और वो देवांग को धक्का मार देता है, जिससे देवांग नीचे गिर गया था। सभी बच्चे देवांग के जमीन पर गिर जाने से हंसने लगते हैं। ये देखकर देवांग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और खड़ा होकर अयांश को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अयांश वहां से भागने लग जाता है। देवांग भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अयांश था कि उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। भागते हुए देवांग फिर से एक बार नीचे गिर गया। देवांग के गिरने से प्रांशी उसके पास जाकर उसके हाथ से अपना स्टार वाला शेप लेने की कोशिश करती है कि तभी देवांग उसे रोकने के लिए उसकी चोटी को खींच लेता है, जिस कारण दर्द के मारे प्रांशी रोने लगती है, लेकिन फिर भी देवांग उसकी चोटी को नहीं छोड़ता। ये देखकर अयांश उसके पास आता है और पास ही में रखे कंपास बॉक्स को उठाकर देवांग के सिर पर मार देता है। अयांश ने देवांग को इतनी जोर से मारा था कि कंपास बॉक्स से देवांग को खरोच आ गई और उसकी हल्की सी चमड़ी निकल गई थी। इतने पर भी देवांग अयांश को मारने जा रहा था। ये देखकर प्रांशी पास में रखी काइनेटिक क्ले को उठाकर देवांग के मुंह पर फेंक देती है, जिससे वो देवांग के आंखों में रेत चली जाती है और वो रोने लगता है। तभी वहां का शोर सुनकर वहां मैडम आते हैं। वो तीनों को हाथापाई करते हुए देखकर उन तीनों को पनिशमेंट के तौर पर बाहर खड़ा कर देती हैं और उनके पेरेंट्स को कल स्कूल में बुलाने को कहती हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।